डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल रावत है और मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। रिटायर हो चुका हूँ और ज़्यादातर मेरा समय घर में ही बीतता है। लेकिन पिछले 1 साल से घर बैठे बैठे मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था, मेरी ज़िंदगी घर में नहीं है, मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए। भले ही दोबारा आर्मी में मैं जा नहीं सकता, लेकिन ऐसे घर बैठे बैठे मैं अपना बुढ़ापा निकालना नहीं चाहता था। अपने बच्चों को सुबह सुबह तैयार होते हुए देखना, उन्हें काम के लिए जाते हुए देखना, और मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और इस तरह दिन गुजर जाता है। मेरी बीवी भी कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी है, आप भी मेरे साथ घर में रहा कीजिए, ऐसे ही अपने बुढ़ापे को गुजारिए। और मैं उसे हमेशा कह देता मेरी उम्र 62 साल है और 62 साल का कोई बूढ़ा नहीं होता। मर्द तो 100 सालों तक जवान रहते हैं, लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इसी कारण मेरी बीवी से झगड़ा हो जाया करता था, तो मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैं हाइकिंग के लिए जाता ताकि मेरा शरीर तगड़ा रहे। कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड, कभी बिहार, तो कभी दक्षिण भारत के जंगलों में, पहाड़ों में घूमने के लिए निकल जाना। ये मेरा धीरे धीरे शौक बनता गया और मुझे लगने लगा था अगर मेरा कोई दुश्मन बना और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं तो जो भी सीखा हुआ हूँ वो भूल चुका हूँ, तो मुझे दोबारा सीखना होगा, वो सब याद करना होगा। लेकिन मैं कैसे करूँ? हाँ, मैं शिकार कर सकता हूँ। अगर मैं जंगल में किसी सूअर का शिकार करूँगा, ढूंढ कर उसे मारने की कोशिश करूँगा, हो सकता है मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगे। लेकिन मैं किसी बेरहम शिकारी की तरह किसी जानवर को मारने के हक में नहीं था। लेकिन जंगल में ऐसा दिखा तो सकता हूं ना जैसे मैं शिकार के लिए निकला हूं। भाग दौड़ करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और पिछले 1 साल से मैं यही करता आ रहा हूं। मैं जंगल में चला जाता हूं, वहां कुछ समय बिताता हूं और कभी कभी शिकार की कोशिश करता हूं। बंदूक भले ही मेरे पास होती है, कई बार मैं सूअर को पकड़ भी लेता हूं, लेकिन फिर गोली नहीं चलाता। रहम मेरे अंदर आज भी मौजूद है। शिकार इसे ही मानता हूं। किसी सूअर को पकड़ लेना मेरे लिए शिकार है, बाद में मैं उसे छोड़ देता हूं। इस बार भी जंगली इलाके में मैं 2 दिन बिताना चाहता था, क्योंकि मेरा झगड़ा मेरी बीवी से हुआ था। और मैं तो अपनी जगह सही था कि मैं घर में बैठे बैठे बाकी की जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बीवी अपनी बातों पर अड़ चुकी थी और मेरे बच्चे भी मुझे बोलने लगे। तो मैंने सबसे झगड़ा किया कि मैं अब घर में नहीं रहूँगा, मैं जंगल में रहूँगा। पहले भी मैं जंगलों में रह चुका हूँ जब सेना में हुआ करता था। दोबारा मैं पूरी ज़िंदगी जंगलों में बिता सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था और मैंने सोचा 5-6 दिन यहाँ पर बिताऊँगा, उसके बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैं घर छोड़कर जा चुका हूँ। फिर मेरी याद आएगी और तब मैं घर वापस मुड़ आऊँगा। जैसे जैसे इस घने जंगल में नए इलाके को मैं देख रहा था, मुझे पहली बार बहुत अलग एहसास हुआ था। यहाँ पर मुझे शुरुआत में कुछ जानवर ज़रूर नज़र आए, लेकिन मैं किसी सूअर को ढूंढना चाहता था। सूअर बड़ा हो या छोटा हो, चाहे साधारण हो या जंगली हो, मैं एक बार उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी दिन फिर आराम से जंगल में बिताऊँगा। लेकिन मैं जंगल के जिस हिस्से में था वहाँ पर मुझे एक बंदर तक नज़र नहीं आ रहा था, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगलों में बिताई है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैं ठंडे और गर्म हर तरह के जंगलों में रह चुका हूँ। कोई भी जंगल ऐसा नहीं जहाँ पर जानवर मौजूद ना हो। लेकिन पिछले कुछ घंटों से चलते चलते मैंने यहाँ पर किसी जानवर को नहीं देखा था, तो मैं सोचने लगा
आखिर ये कैसा इलाका है? ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई शिकारी जानवर है जो हर एक जानवर को खा रहा है, इसी कारण यहाँ पर कोई और जानवर मौजूद नहीं है। मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैंने अपनी राइफल हाथ में ले ली थी ताकि अगर किसी बड़े जानवर से मेरा सामना हो जाए तो मैं गोली चला दूंगा। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां पर बहुत ज्यादा घने पेड़ थे। ऊपर छतरी बनी हुई थी और यहां ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पेड़ अपने आप लगे होंगे। देखने में तो ऐसा था कि इन पेड़ों को खास तौर पर लगाया गया है, बिल्कुल दीवार की तरह। और एक जगह तालाब का पानी एक खास नदी की तरह निकलकर दूसरे तालाब में जा रहा था। लेकिन फिर मैं वो पहले वाले तालाब के पास पहुंचा तो वहां से निकलकर फिर से वो पानी वही वाले तालाब में जा रहा। लेकिन जब यहां पर ना तो चढ़ाई है ना उतार है, तो बार बार एक तालाब से निकलकर पानी दूसरे तालाब में कैसे जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ नया देखना चाहता था, लेकिन एक तालाब पेड़ों से ऐसे घिरा हुआ था कि एक तरफ से निकलती हुई मुझे वो नदी तो नजर आ गई, लेकिन मैं तालाब को देख नहीं पा रहा था। और यहां पर मैंने लगभग 2 फुट ऊंची मशरूम देखी। एक मशरूम को ऐसी जगह पर देखना एक अचंभे वाली बात थी, और इतनी बड़ी मशरूम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, ना इसकी कभी तस्वीर देखी। क्या मैंने कोई चमत्कार देख लिया है? ये कैसे हो सकता है? और मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वहां आगे मुझे 4-4 फुट ऊंची घास नजर आई। जी हां, मैं झाड़ियों की बात नहीं कर रहा, ये घास थी। इतनी लंबी, इतनी ऊंची घास मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। भारत के ऐसे किसी भी जंगल में इतनी बड़ी घास नहीं उगती, और जैसे ये एक दीवार की तरह बनी हुई थी। मैं उस घास को हटाता गया क्योंकि एक बार मैं उस तालाब को देखना चाहता था। जैसे ही घास को हटाते हुए कुछ बड़े बड़े पेड़ों को एक तरफ सटाने की कोशिश करता हुआ, बीच से निकलता हुआ, छोटे छोटे पौधों को काटता हुआ मैं उस घने इलाके से आगे निकला था। समझ पाया आखिर ये जगह कैसी है। आगे कुछ ऐसा था जो छिपाया गया था, इसीलिए पीछे इतने घने पेड़ों को लगाया गया था। आगे कोई तालाब नहीं था, बल्कि एक छोटा सा खड्डा था, और उस खड्डे से पानी ऊपर की तरफ निकल रहा, जैसे कोई फव्वारा हो। पानी ऊपर निकल रहा, इसी कारण एक नदी में पानी जा रहा, जहां से निकलकर आगे वाले तालाब की तरफ वो पानी जा रहा होगा। लेकिन वहां से जो नदी इस तरफ आ रही थी वो भी इस खड्डे से जुड़ी हुई थी। मेरे लिए हैरानी की बात थी, चल क्या रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात मुझे उससे भी आगे नजर आई। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच मुझे एक लिफ्ट नजर आई, यानी कि एलिवेटर। यहां पर कोई इमारत नहीं थी, ऐसे ही जमीन पर जैसे एक बक्सा पड़ा हो बड़ा सा, जैसे लिफ्ट को किसी इमारत से निकालकर यहां पर रखा गया हो। मैं बस देखता रह गया। आसपास मुझे थोड़ा साफ किया हुआ मैदान नजर आ रहा था, बाकी दूर दूर तो झाड़ियां, पेड़ पौधे और जंगली इलाका ही था। लेकिन इसके बीच में ये एलिवेटर क्या कर रहा है? मैं एक बार के लिए हंसा भी था, और उसके बाद कुछ समय के लिए शांत भी हो गया। सोचने लगा, और एक आवाज जो बड़ी अजीब थी, जैसे एक बड़ी मशीन चल रही हो। किसी फैक्ट्री में जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो जमीन में हल्की हल्की थरथराहट पैदा होती है। यहां पर वैसी ही थरथराहट पैदा हो रही थी। मैंने जमीन पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो थरथराहट ऐसी थी जो धरती को हल्का हल्का हिला भी रही थी। तो मुझे लगा यहां नीचे कोई बड़ा पंप लगा है, तभी तो इतना ज्यादा पानी जमीन से निकाला जा रहा है। लेकिन इसका काम क्या? ना तो आसपास कोई फैक्ट्री है, ना कुछ और है। एक खड्डे से पानी निकल रहा है और सामने एक लिफ्ट। क्या मुझे इसे देखना चाहिए? आखिर ये लिफ्ट क्यों लगाई गई है? क्या ये सिर्फ एक बक्सा है, या ये लिफ्ट नीचे भी जाती है?
जब मैं उस लिफ्ट के करीब गया था, डिंग की एक आवाज़ जो हमेशा इमारतों में लगी एक लिफ्ट करती ही है। फिर उसके दरवाजे खुले और मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। घने जंगल के बीच में एक एलिवेटर बना हुआ है जो काम भी करता है। बिजली के बिना कैसे काम करता है? जब मैंने उसके अंदर देखा, ये एक बड़ा एलिवेटर था जिसके अंदर काफी ज्यादा आईने लगे हुए थे और नीचे जो फर्श था ना, वो लोहे का था जिस पर थोड़ा थोड़ा जंग भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा जैसे काफी लोग इस पर चलते होंगे, तभी तो ये थोड़ा घिसा हुआ है। मुझे क्या इसके अंदर जाना चाहिए? और ये डिंग की आवाज करके एलिवेटर का दरवाजा अपने आप कैसे खुला? मैंने तो आगे वाला बटन दबाया ही नहीं। क्या जमीन में किसी तरह के कोई सेंसर लगे हैं? अपने आप मैं पीछे की तरफ हटता चला गया और फिर डिंग की आवाज हुई और उस एलिवेटर के दरवाजे दोबारा बंद हो गए। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, इस लिफ्ट के अंदर देखता हूं, अंदर मुझे क्या नजर आता है? नीचे तो नहीं जाती होगी ये बक्सा सा बनाया गया है, यकीनन डराने के लिए। लेकिन यहां जंगल के बीच में से क्यों बनाया गया है? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस लिफ्ट के अंदर जाना। तो धीरे धीरे चलता हुआ मैं उस लिफ्ट के अंदर गया और अंदर जाकर मैंने आगे की तरफ देखा। सिर्फ एक ही बटन लगा हुआ था अंदर, नीचे जाने के लिए। कोई फ्लोर की जानकारी नहीं थी और कोई बटन वहां पर मौजूद नहीं था। एक नीचे की तरफ एरो बना हुआ, उसमें लाइट जल रही थी, बार बार जल रही बुझ रही, जल रही बुझ रही। तो मुझे लगा, क्या मुझे इसे दबाना चाहिए? क्या ये लिफ्ट काम करती होगी या ये कोई प्रैंक तो नहीं? फिर मैंने उस बटन को दबा ही दिया, यह जानने के लिए आखिर ये लिफ्ट क्या नीचे जाती है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था ये लिफ्ट काम करती है। और जब मैंने वो बटन दबाया, लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे और जब उस लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए, तब मुझे धक्का सा महसूस हुआ। ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी और जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, आपको आपका वजन थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है, आपको हल्कापन महसूस होता है। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था और मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे ये तो कमाल की चीज़ है, ये लिफ्ट काम करती है। अब ये नीचे की तरफ जा रही होगी तो कितना नीचे जाएगी? 30 सेकंड तक वो जो लिफ्ट थी ना, नीचे की तरफ जाती जा रही थी और मैं अंदाज़ा लगा सकता था ये लिफ्ट कितने नीचे तक जा चुकी है, कितने फुट। 30 सेकंड बाद वो लिफ्ट के दरवाजे खुले थे और मैं देखकर हैरान हो गया था। ये एक अस्पताल का गलियारा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अस्पताल होगा, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। कह सकते हैं किसी ज़माने में जैसे इस अस्पताल का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन अब तो ज़्यादातर गंदगी ही। टूटे फूटे वो हिस्से थे, कुछ बेंच थे, लाइट्स भी आधी काम कर रही आधी नहीं। दीवारों पर बड़े बड़े निशान बने हुए थे। लेकिन धरती के नीचे वो लिफ्ट गई है। धरती के नीचे ये क्या चीज़ बनी हुई है? क्या मुझे आगे जाकर देखना चाहिए या नहीं? एक बार के लिए मैं कदम आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे सेना में जो भी जानकारी मिली थी उसके अनुसार जिस जगह की जानकारी आपके पास ना हो, वहां से जल्द आप निकल लो। ये सोचकर मैंने अंदर देखा, एक ही तो बटन है, करूं तो क्या करूं? दबाऊं उसे? लेकिन उससे तो लिफ्ट और नीचे जाएगी ना, या हो सकता है लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए। मैं लिफ्ट के अंदर ही था। मैंने वो बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब जैसे वो बटन काम नहीं कर रहा था। अंदर की तरफ वो बटन हुआ ही नहीं, जैसे बटन खराब हो गया हो। कुछ समय कोशिश करने के बाद मुझे लगा मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और जैसे यहाँ कुछ लाइट्स भी लगी हुई थी और कमरों के अंदर से भी रोशनी आ रही, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद हो। बोलने की आवाज़ बहुत दूर से और हल्की हल्की थरथराहट
एक बड़ी मशीन की वो यहाँ ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा था। मुझे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी और सबसे आगे वाले कमरे से वो आवाज़ आई थी। मैं थोड़ा सहम सा गया। ऐसी जगह पर क्या कोई बच्चा मौजूद है? मुझे देखना चाहिए। रुकता रुकता राइफल को मैंने थोड़ा नीचे की तरफ कर लिया था ताकि गलती से भी मुझसे गोली ना चल जाए। मैं इस समय किसी जंगल में मौजूद नहीं हूँ। जंगल के नीचे किसी इमारत में कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कोई अस्पताल, उसमें हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी आवाज़ किसी बच्चे की आई है ना। दरवाज़ा भी हल्का सा हिला था। मैं धीरे धीरे दीवार के साथ सटता हुआ जैसे ही धक्का मारकर उस दरवाजे को खोल चुका था। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और देखने में ऐसा भी लग रहा जैसे ये एक अस्पताल का कमरा हो। सामने बेड लगा हुआ था। वो बेड काफ़ी ज़्यादा गंदा था। नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। सामने खिड़की थी और खिड़की से अंदर रोशनी आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर सूरज हो और सूरज की रोशनी अंदर आ रही हो। लेकिन इस समय तो मैं अंडरग्राउंड हूं ना। कमरे में कोई बच्चा नहीं था जिसके खिलखिलाने की आवाज़ आई हो। लेकिन मुझे तो आवाज़ सुनाई दी थी ना। यह जानने के लिए मैंने दरवाजे के पीछे भी देखा। वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। तो आवाज़ आई तो आई कहाँ से? ऐसा तो नहीं बाहर से आई हो। एक बार खिड़की को मैं देखता हूँ। जैसे ही मैं खिड़की के पास गया, खिड़की को मैंने खोला। खिड़की के आगे एक बड़ा वॉलपेपर सा लगा हुआ था और उसके बीच एक बड़ा बल्ब लगाया गया था और उससे रोशनी कमरे में आ रही। ऐसा लग रहा जैसे बाहर सूरज की रोशनी हो, लेकिन ये असली सूरज की रोशनी नहीं थी, नकली थी। अंडरग्राउंड है ना, ऐसे ही सच दिखाने की कोशिश की गई होगी। ये जगह कुछ तो गड़बड़ है। फिर से मुझे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी पास वाले कमरे में। मैं भागा भागा उस कमरे में गया और जैसे ही उस कमरे में मैंने देखा, ये एक और प्राइवेट रूम लग रहा था जहाँ पर एक बेड था, कुछ सामान पड़ा था, लेकिन कोई बच्चा नज़र नहीं आया। फिर से मुझे खिलखिलाने की आवाज़ किसी और कमरे से आई। मैंने उस कमरे में भी देखा। मुझे आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नज़र नहीं आया था। फिर अचानक मुझे कई बच्चों की आवाज़ आने लगी। कुछ खिलखिला रहे थे तो कुछ रो रहे थे और कुछ तो इतनी बुरी तरह से रो रहे जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। वो कराह रहे थे। इसके बावजूद मैं जिस भी कमरे में जाता वो आवाज़ें बंद हो जाती और उस कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आता। हर बार आवाज़ें मुझे तभी आती जब या तो उन कमरों से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ या किसी कमरे के अंदर हूँ। फिर अलग जगह से आवाज़ें आने लगती। कमरे में कोई स्पीकर नहीं था, कुछ और नहीं था और इस बार मेरा ध्यान ज़मीन की तरफ पड़ा। नीचे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। पैरों के निशान बने हुए थे, बच्चों के पैरों के निशान, जैसे बच्चे यहाँ पर अभी अभी मौजूद हों। साफ साफ वो निशान। लेकिन फिर बच्चे जाते कहाँ हैं? मैं एक कमरे में ज़मीन को देख रहा, मिट्टी को उंगली पर लगाकर महसूस कर रहा। ये मिट्टी ज़्यादा पुरानी है या अभी छिड़की गई है? मेरे सामने उस मिट्टी के ऊपर एक पैर का निशान बना था। एक पैर का निशान, फिर दूसरे पैर का निशान, जैसे कोई चल रहा हो, मेरे करीब आ रहा हो, लेकिन कोई नज़र तो आ नहीं रहा था। फिर एक बच्चे के कराहने की आवाज़ आई और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ तो दीवार थी। कोई अदृश्य बच्चा। ये देखने के बाद मेरी सोच समझ काम नहीं कर रही थी और मैं पीछे की तरफ गिरा। भागा मैं लिफ्ट की ओर और जल्दी से
मैं उस लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करना चाहता था। मैं बटन को दबाता गया, लेकिन वो बटन काम नहीं कर रहा था। इतने में बच्चों की वो आवाज़ें बढ़ने लगी थीं और मुझे चलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थीं। बच्चे मदद मांग रहे हों ऐसी आवाज़ें थीं। नज़र कोई नहीं आ रहा। थप थप की वो आवाज़ें, जैसे बच्चे नंगे पांव चलते हैं। यहाँ आवाज़ें इतनी थी जैसे 30-40 बच्चे हों और वो लिफ्ट के करीब आ रहे हों। थप थप और कराहने की आवाज़ें करीब से आती जा रही और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मैं उस बटन को बार बार दबाता गया। एक बार वो बटन काम किया। डिंग की आवाज़ हुई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये सहने योग्य चीज़ नहीं थी। फिर वो लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी। बच्चों की आवाज़ दूर होती चली गई। जितनी आवाज़ दूर हुई, मुझे उतनी शांति का एहसास हुआ। और फिर मैं सोच रहा, ये मैं कहाँ आ गया? वो क्या चीज़ थी? इतना तो है, वो कोई जिंदा बच्चे नहीं थे। मुझे लगता है वो आत्माएं थीं। लेकिन आत्माएं होती हैं? मैं तो इस पर यकीन नहीं करता था। हमें तो इसके बारे में कभी बताया तक नहीं गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसे कोई भूत या प्रेत सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सोच रहा, अपने सर पर हाथ मार रहा और फिर कह रहा, मुझे डरना नहीं है। बड़ी सांस लो। दिल की धड़कन को कम करना होगा, तभी मेरा दिमाग सही से काम करेगा, वरना मैं सही से सोच नहीं पाऊंगा। और ये लिफ्ट फिर से नीचे जा रही है। और कितना नीचे जाएगी? 5 मिनट तक वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाती रही। मैं बटन दबाता रहा। एक ही तो बटन था। मैंने हाथ मारा। वेंटिलेशन के लिए ऊपर जाली लगी हुई थी, जिसे मैं धक्का देकर भी खोल नहीं पा रहा। ऊपर पूरी तरह से अंधेरा था। किसी और तरफ कोई बटन नहीं लगा था। बस एक ही बटन, जिसे बार बार मैं दबाता गया कि ये लिफ्ट रुक जाए। मुझे कहाँ तक ले जाएगी? मैं कितना अंदर तक जाता चला जाऊंगा? डरा हुआ, सहमा हुआ मैं पीछे वाले आईने से सट चुका था। कुछ समय बाद वो लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला और मेरे सामने जो चीज़ थी, मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी। अगर मैं लिफ्ट के ज़रिए धरती के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे गुफाएं दिखनी चाहिए या कोई ऐसी जगह जो ज़मीन के नीचे हो सकती है, एक बंकर। और यहाँ मुझे ऐसा ही दिखा। गुफाओं का कुछ हिस्सा था, वहाँ बना हुआ एक दरवाज़ा और कुछ पड़ी हुई ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल सेना करती है। मुझे लगा ज़मीन के नीचे बनाया गया ये किसी तरह का कोई बंकर है। ये ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है इस लिफ्ट को इसलिए बनाया गया हो ताकि नीचे बंकर तक पहुंचा जा सके। वो इस्तेमाल करने वाला अस्पताल भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, लेकिन भूतिया वाली वो बात, वो बिल्कुल अलग थी। चलो मान लिया, बहुत समय से ये जगह बंद होगी ना, इसीलिए ऐसी जगह पर भूत प्रेत अपना निवास स्थान बना लेते हैं। मैं कुछ समय तक रुका। यहां पर कुछ अपनेपन का एहसास सा हुआ। मैंने कई अंडरग्राउंड बंकर देखे हैं। मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता कि वो कहां पर हैं और कैसी स्थिति में है। सेना में रहते हुए उसका इस्तेमाल मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन ऐसा बंकर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो आज देख लेते हैं। मैंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे और मुझे लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं स्तब्ध रह गया। अमूमन जहाँ पर ऐसे बंकर बने होते हैं वहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी होती है, और अगर उसकी जानकारी लीक हो जाए तो उसे छिपाने के लिए सैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीक्रेट एजेंसी किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मुझे संभल कर कदम रखने होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
मैंने उस बंकर के आगे वाले हिस्से को देखा जहां पर एक मोड़ था। दूसरी तरफ कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ रही, तो मैं थोड़ा सा सर निकाल कर देखने लगा। वहां लाइट्स लगी हुई थीं और ये पुरानी लाइट्स लग रही जो छत पर लगी हुई। मैंने उधर जो देखा वो हैरान करने वाला था, डराने वाला था। कंपकपी छूट चुकी थी मेरी। मैंने वहां सीधे खड़े कुछ कंकाल देखे। सैनिकों के कपड़े में वो जरूर थे, लेकिन शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुका था। 4 सैनिकों की लाशें जो कुछ चेन्स के साथ बांधी गई थी। कपड़े बिल्कुल सही हालत में थे और आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं तो इसलिए इस तरफ आया क्योंकि यहां से आवाजें आ रही थी। उम्मीद नहीं थी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 4 लाशें, उनके पास बंदूकें थीं। वो हाथ कंकाल की तरह, हड्डियां, लेकिन हाथ पर चिपकी हुई वो बंदूकें। चारों के पास और चारों एक ही पोज में खड़े। एक हाथ थोड़ा आगे की तरफ जैसे जबड़े के करीब, एक हाथ नीचे लटका हुआ जिसमें थी बंदूक, और यहां कहीं भी कोई नहीं था। तो बात करने की आवाज कहां से आई होगी? मैंने अपने पैरों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। मेरी सांसें रुकी पड़ी थी। मैं जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर बाकी दरवाजों को खुला पाया, किसी ने अभी अभी इन दरवाजों को खोला होगा। पहले तो बंद थे। मैं तो सीधा आगे की तरफ आया था। बंकर के अंदर कमरों के बने वो दरवाजे खुले थे, और जब मैं उनके आगे से निकल रहा था, वहां पर गली हुई, सड़ी हुई पुराने जमाने की लाशें दिख रहीं, और अब दिमाग काम कर रहा, एक फौजी का दिमाग। सामने वाले के कपड़े देखकर आपको पहचान करनी होती है कौन कहां का रहने वाला है। अगर ये सैनिकों के कपड़े पहनी हुई लाशें किन सैनिकों की होंगी मुझे पता लगाना था। ये भारतीय सैनिक नहीं लगते, और ना ही मुझे एशिया के किसी देश के सैनिक लग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान या कोई और। ये तो मुझे यूरोपियन लग रहे हैं। पुराने ज़माने की यूरोप की ऐसी ही यूनिफॉर्म हुआ करती थी। वहां पर कई लाशें थीं, हर एक कमरे में सड़ी हुई लाशें। मुझे लगा मुझे यहां से निकलना चाहिए। बदबू भी महसूस होना शुरू हो गई। पहले ऐसी बदबू नहीं आ रही थी। सड़े हुए शरीर की एक अलग बदबू होती है, और अगर वो शरीर इंसानी हो वो बदबू सही नहीं जाती। फिर आवाजें आईं। मैंने अपनी आंखों से आधे कटे हुए एक शरीर को हिलते हुए देखा। भले ही कुछ सालों में इंसानी शरीर पूरी तरह से गल जाता है और धीरे धीरे हड्डियां भी नहीं बचती, उनकी हालत भी जर्जर होने लगती है, लेकिन यहाँ मांस से लदी हुई ये लाशें, सड़ा हुआ मांस ज़रूर था लेकिन शरीर से अलग नहीं हुआ था। मैंने आधे कटे एक ऐसे ही मृत इंसान को हिलते हुए देखा। सर हिला रहा था, वो सर हिला रहा था और मेरे पैर नहीं हिले। ये दृश्य मैं देख चुका था। सेना में इतना समय मैंने बिताया था। अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को मरते हुए भी देखा था, और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मुझे लगा बस मैं एक गोली की दूरी पर हूं और शायद मेरी मौत यहीं पर लिखी है, लेकिन हर बार मैं बच निकला। आज लग रहा था मैंने मौत को असलियत में कभी देखा ही नहीं। मौत के जो रूप मैंने देखे हैं ये उनसे बिल्कुल अलग है। जब मेरे पैरों ने काम करना शुरू किया, मेरी हिम्मत जो टूट रही थी, आंखें बंद करके भगवान को याद करके मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं उसी लिफ्ट के अंदर था, बटन को दबा रहा था और फिर से
वही हालात पैदा हो गए। बटन काम नहीं कर रहा था। मैं जोर जोर से बटन को दबाता गया। उन कमरों से लाशें बाहर निकलने लगी थी। लाशें, कंकाल। कुछ तो मैंने चलते हुए हाथ देखे, उंगलियों से बाजू को घसीट रहे थे। मैं चीखने लगा था, जोर जोर से चीखने लगा था। जिंदगी में ऐसे कभी नहीं चीखा था। ट्रेनिंग के वक्त मैं चीखा आखिरी बार। आप वैसे चीख रहा जैसे मेरे सामने कुछ नया था और मुझे जो ट्रेनिंग मिली थी यहां वो काम आने वाली नहीं। फिर अचानक डिंग की आवाज आई। इससे पहले कि वो लाशें मुझे पकड़ लेती, दरवाजा बंद होने लगा। दरवाजा बिल्कुल समय पर बंद हुआ, इससे पहले कि वो हाथ जो उंगलियों से चलता हुआ बाजू को घसीट रहा था लिफ्ट के अंदर आता। दरवाजे बंद हो चुके थे और फिर से मुझे हल्कापन महसूस हुआ। बटन सिर्फ नीचे जाने की तरफ इशारा कर रहा था और फिर से लिफ्ट और ज्यादा नीचे जा रही और मैं अपने सर को पकड़कर, ये कैसा बंकर था? यहां पर कौन छिपे होंगे? ये भारतीय सैनिक नहीं लगते, अंग्रेज सैनिक लगते हैं। लेकिन उस जमाने में लिफ्ट नहीं हुआ करती थी, तो ये नीचे कैसे पहुंचे? और क्या इसके बारे में सरकार को पता है या किसी को नहीं पता? और शायद कोई पता लगाना भी नहीं चाहता। मैंने गलती कर दी यहां आकर। जो मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें भले ही वो चीज दिखा रही हैं, लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अलग अलग कयास लगा रहा था मैं। कभी तो मैं सोचता यहां पर कोई भयानक एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ होगा जिस कारण ये सब हो गया। तो कभी मैं सोचता कहीं मैं लिफ्ट के जरिए नीचे वाली किसी अलग दुनिया में तो नहीं आ गया। तो कभी मुझे ख्याल आता कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। मुझे ये सिर्फ नजर आ रहा है क्योंकि मैं पागल हो चुका हूं। ऐसा कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो जाता है और उन्हें सब कुछ असलियत जैसा लगता है। मुझे किसी चीज ने छुआ नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेरा दिमाग मुझे ये चीजें दिखा रहा है। इनमें से कौन सी बात सच है? मुझे किसी पर यकीन नहीं हो रहा और मैं सच का पता लगाना चाहता था। लेकिन ये लिफ्ट और ज्यादा नीचे जाती जा रही। फिर से 5 मिनट तक वो लिफ्ट नीचे जाती रही थी। मुझे ये लिफ्ट कहां ले जा रही है? दोबारा मैं ऊपर निकल पाऊंगा या नहीं? मेरी तो उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। मैं नीचे बैठ चुका था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं घर से बाहर जाना पसंद करता था, लेकिन अब मुझे मेरे घर की याद आने लगी थी। मुझे मेरे बच्चे याद आने लगे, मुझे मेरी बीवी याद आने लगी। लेकिन अब भी एक उम्मीद थी मेरी आंखों में कि शायद मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। मेरा दिमाग अब तेज चलने लगा। देखूं तो ये लिफ्ट को कैसे बनाया गया है और नीचे इतने सारे कमरे कैसे बनाए गए हैं। ये थरथराहट की आवाज़, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ थरथराहट की आवाज़ बढ़ती जा रही है। ये जैसे कोई बड़ी मशीन है। ऐसा तो नहीं, इस लिफ्ट को चलाने के लिए एक बड़ी मोटर लगाई गई है, जैसे बड़ा टरबाइन हो जो ज़मीन के नीचे होगा, जिससे ये लिफ्ट काम करती होगी। लेकिन सोच समझ से परे यह है कि जंगल में बिना इमारत के, बिना ऊपरी छत के, एक बंकर के बिना एक लिफ्ट को क्यों बनाया गया जो सीधा नीचे जाती है और ऐसी जगह पर ले जाती है। मुझे पता तो लगाना होगा, यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ऐसा हो सकता है नीचे जाने वाली लिफ्ट ये हो। मुझे कोई और लिफ्ट ढूंढनी होगी जहां पर ऊपर जाने का बटन लगा हो और मुझे बस चुपचाप ऊपर तक पहुंचना है। एक बार मैं पहुंच गया, फिर मुझे इससे दूर निकलना होगा। वो लिफ्ट रुकी थी। जब दरवाजे खुले थे, मेरी आंखों के सामने कुछ बहुत बड़ा था। भले ही मैं ज़मीन के नीचे था, लेकिन बंकर का बड़ा हिस्सा मुझे नजर आ रहा और वहां थरथराहट कहां से हो रही है वो भी मुझे दिख रहा था। लेकिन मैं अपनी आंखों पर यकीन करता तो कैसे करता।
बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थीं, लेकिन ये धातु से बनी हुई मशीनें नहीं थीं। सफ़ेद सफ़ेद हड्डियों जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी बड़ी विशाल मशीनें बनाई गई थीं। बड़े बड़े चक्के थे, पहिए थे, एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे को वो घुमा रहे। ऐसे हड्डियों के ढांचे मुझे दूर दूर तक नजर आ रहे। कई जगह भाप भी निकल रही थी। पुराना इंजन लग रहा, लेकिन धातु से बना नहीं, हड्डियों से बना हुआ। ये जानवरों की हड्डियां भी हो सकती हैं, इंसानी हड्डियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं लिफ्ट से बाहर निकलना नहीं चाहता था। मैंने बटन को तेजी से दबाना शुरू कर दिया। शायद बार बार मैं बटन को दबाता रहूंगा तो ये बटन काम करेगा और ये लिफ्ट आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन मेरी जितनी भी कोशिश थी, मैं बटन दबाता तो गया, वो बटन काम नहीं कर रहा। 5 मिनट तक मैं ऐसा करता रहा और फिर मुझे एहसास हुआ, जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तब तक ये लिफ्ट दोबारा काम नहीं करेगी। मैंने बाहर पैर रखा और फिर से मैं लिफ्ट के अंदर आ गया। जिसके बाद मैंने फिर से कोशिश की। इस बार तो जैसे लिफ्ट खराब ही हो गई हो। मैं अच्छे से देख रहा था, क्या इस लिफ्ट में और नीचे जाने की जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल नीचे तक आ चुका हूं, जहां पर यह लिफ्ट खत्म होती है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे आगे बढ़कर कहीं और से यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। समय ज्यादा होता जा रहा था। मैं ज्यादा समय यहां पर रहूंगा तो ऐसा लगता है मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। कोशिश तो मुझे करनी होगी। ऊपर जाने का कोई तो रास्ता होगा, और मैं कितना नीचे आ गया हूं मैं अंदाजा तक लगा नहीं पा रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ा। पास में मेरे लगभग 10 फुट बड़ा पहिया था, जो गोल गोल घूम रहा था, बिल्कुल एक आटे की चक्की की तरह। नीचे भी एक पहिया और उसके ऊपर वाला ये पहिया, बीच में किसी चीज को जैसे पीसा जा रहा हो। हड्डियों से बना हुआ ये ढांचा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था जब मैं करीब पहुंचा। इंसानी टखने की हड्डियों को जोड़कर इस पहिए को बनाया गया था। जोड़ा कैसे गया होगा? क्योंकि टखने की हड्डियां थोड़ी थोड़ी हिल भी रही थी, जैसे उन्हें आपस में फंसाया गया हो। इस हड्डी के हिस्से की पहचान करना हमें आर्मी में सिखाया गया था। मेरी आंखें खुली की खुली थी। इतना बड़ा पहिया, कितने इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया होगा। और जैसे ही मेरी नजर आगे की तरफ पड़ी, इतनी बड़ी जगह, ऐसा तो नहीं जितनी भी मशीनें हैं ये हड्डियों से बनी हैं, और हर एक हड्डी इंसानी। मैंने उस पहिए के बिल्कुल बीच में देखा। दांत थे उसमें, पूरे के पूरे मुंह से निकाले गए दांत गोल गोल घूम रहे थे। शायद ये चक्की ही है जो दांतों को पीसती है क्या? हजारों दांत थे उसके बीच में। देखने में मुझे इंसानी दांत ही लग रहे, लेकिन हो सकता है क्योंकि इंसानी दांतों जैसे बाकी जानवरों के दांत भी तो होते हैं। लेकिन बाकी हड्डियां अगर इंसानी है तो दांत भी तो इंसानी होंगे। लेकिन यहां ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं आवाज लगाकर किसी को सचेत करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था यहां पर फिर से मेरे पीछे कोई पड़ जाए, कोई अदृश्य या नजर आने वाला। लेकिन थोड़ा आगे तो बढ़ना था ना। यहां इसे देखकर डरकर मैं दोबारा लिफ्ट में छिप जाऊंगा तो वहीं पर बैठा रह जाऊंगा। और एक बार आपकी हिम्मत टूट जाए, उसके बाद दोबारा उठकर खड़ा होना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, और कई लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। इसीलिए मैं झुकूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। आगे जो बीच में लगी सबसे बड़ी मशीन थी, उसमें कई पहिए थे, कई चेन लगी हुई थी जो दूर से भव्य नजर आ रही, लेकिन डरावनी भी नजर आ रही। बहुत बड़ी मशीन। और जब करीब से मैंने देखा, छोटे पहिए, छोटे पुर्जे, बड़े पुर्जे, हर एक पुर्जा हड्डी का बना हुआ,
मुझे एक छोटा पहिया दिखा था जिसमें सिर्फ इंसानी खोपड़ियां लगी हुई थी। इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। और पास में जो चेन थी वहां से घिसने की आवाज आ रही। ऐसा लग रहा कोई सिर्फ घिस ही नहीं रहा, कोई बोलने की कोशिश भी कर रहा है। मैं छिपकर उस तरफ देखने लगा और आपको बताऊं वो बोलने की कोशिश कौन कर रहा था। वो एक चेन थी। चेन एक तरफ एक पहिए को घुमा रही और उससे लिपट कर दूसरे पहिए की तरफ जा रही। और वो चेन पता है किसकी बनी हुई थी? मुर्दों से। वो सड़ी हुई लाशों को जोड़ा गया था जो मुझे देखकर हंसने लगी थी। वो चेन नहीं, लाशों की बनी हुई चेन थी और उन्हें मैंने जिंदा देखा। वो हंस रहे थे, चेन घूम रही, वो बुड़बुड़ा रहे, फिर हंसने लगे मेरी तरफ, अपनी बाजू को ऊपर उठाकर इशारा करने लगे। और इस इशारे करने के कारण बाजू ऊपर निकली होगी तो चेन थोड़ी टेढ़ी हो गई। कई की बाजुओं को टूटते हुए देखा मैंने। वो बाजुएं नीचे गिरी, लेकिन वो बाजुएं भी जिंदा थीं। उंगलियों के सहारे वो बाजुएं अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहीं और मेरे पीछे पीछे वो चलने लगी। मैं उस जगह से जल्दी से निकलना चाहता था। क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इतनी बड़ी मशीन, आखिर ये मशीन क्या करती होगी? थोड़ा समय आगे पहुंचा था, मुझे एक दीवार मिली और उस दीवार में चिनवाए गए थे कई इंसान। फौजियों जैसे उन्होंने कपड़े पहने, लेकिन वो लाशें भी हिलने लगी। पूरी की पूरी दीवार लाशों से बनी हुई थी और सब मेरी तरफ देखकर हंसने भी लगे थे और इसी के साथ चिल्लाने भी लगे। यहाँ पूरी जगह पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ने लगी, जोरदार आवाज़ें। पहले ही मशीन की थरथराहट कम थी क्या, अब ये आवाज़ें भी डराने लगी। ये मंजर मौत से कम नहीं था, बिल्कुल नर्क के समान ये मंजर था। मैं कहीं मर तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा दृश्य जिंदा रहते हुए किसी इंसान ने नहीं देखा होगा जो मैं देख पा रहा था। मैं एक पहिए के पीछे छिपा हुआ था और मैंने ध्यान दिया ही नहीं। उस पहिए के बीच से एक अधकटी लाश निकली और उसकी बाजू ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उस लाश ने मेरी टांग पकड़ ली थी और मैं खुद को छुड़ाने के लिए अपने पैर को झटकने लगा था, लेकिन तब मैंने उसकी आवाज़ सुनी। लाश मुझसे बात कर रही थी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझसे दूर मत हो, मेरी बात सुनो तो सही। मैंने अपने पैर को उससे छुड़ाया और वो थोड़ा पीछे हो गया। फिर मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये कैसी जगह है, यहां से मैं बाहर कैसे निकलूं? उसने कहा, तुम यहां क्यों आए थे? तुम क्या ये सोचकर आए थे कि तुम बाहर निकलोगे? लेकिन यहां आने के बाद तो कोई बाहर निकल नहीं पाता ना। तुम्हें भी अब इसका हिस्सा बनना होगा। हम चला रहे हैं। मैंने उसे पूछा, चला रहे हो? किसे चला रहे हो? उसने कहा, हम मशीन को चला रहे हैं। यह मशीन का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उससे सवाल पूछा, मशीन का चलना ज़रूरी है? किस लिए ज़रूरी है? और ये मशीन क्या है? ये क्यों चल रही है? फिर वो सोचने लगा, जैसे उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर कुछ समय सोचने के बाद उस कटी हुई लाश ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मशीन रुकनी नहीं चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। इसका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम जिंदा रहें या ना रहें, हमें इस मशीन को चलाना पड़ता है। इस मशीन को बनाया भी हमने है। मैंने बार बार उससे पूछा, इस मशीन को क्यों बनाया गया है? ये क्यों ज़रूरी है? इसे चलाना क्यों ज़रूरी है? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहा था, मशीन का चलना ज़रूरी है। फिर मैंने कहा, मुझे ये बता दो, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? कोई तो रास्ता होगा ना।
कोई ऐसा रास्ता जिससे मैं दोबारा ऊपर पहुंच सकूं। उसने कहा, तुम ऊपर ही तो हो, तुम नीचे नहीं आए। ये जगह नीचे नहीं है, बल्कि ये जगह ऊपर है। मैंने इसका जवाब उससे पूछा और फिर से वो सोचने लगा। मैंने कहा, कुछ तो बताओ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। और फिर वो हंसने लगा और कहने लगा, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी और मैं खुद सोच रहा हूं तुम्हें समझाऊं तो कैसे समझाऊं। यहां पर कोई बात नहीं करता, हम आपस में बात नहीं करते, हम भावनाओं को समझ लेते हैं। लेकिन तुम अभी जिंदा हो ना, इसीलिए तुम्हें बात करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो तुम चाहते हो तुम्हें शायद नहीं मिलेगा। उसने दोबारा मेरी टांग को पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, एक जगह खाली पड़ी है, उसका हिस्सा बनो। मशीन को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्द से जल्द उस हिस्से को भी काम में लेकर आना है। जल्दी करो, उसका हिस्सा बनो। मैंने अपनी टांग को फिर से झटका और मैं समझ चुका था उससे बात करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि ये मुझे पकड़कर इस मशीन का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। और ऐसे यहाँ लाशें भी कर रही हैं, ये मशीन का हिस्सा बन चुकी हैं। लाशें ही मशीनें हैं, मेरी सोच से भी परे। मैं वहां भटकने लगा था, लेकिन अब हर कोई मुझे पकड़ना चाहता था, उस मशीन का हिस्सा बनाना चाहता था। इतना तो साफ था, ये छोटी छोटी मशीनें भी उस बड़ी मशीन का हिस्सा ही हैं। हर एक पुर्जा इंसानी शरीर से या इंसानी हड्डियों से बना हुआ है, और कई जगह तो मुझे इंसानी खून भी मिला। वहां छोटी छोटी नदी के समान, जैसे कोई नाली हो, उसमें बहता इंसानी खून एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा रहा था। मैं भागता रहा, थका हांफा, और मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। फिर मैं दोबारा उस लिफ्ट में आ चुका था। बटन को दोबारा दबाए जा रहा, लेकिन वो बटन काम नहीं कर रहा था। इतने में इतनी बड़ी विशाल जगह पर जहां लाशें मशीनें बनी हों, हर किसी को ये पता लग गया था कोई जिंदा यहां पहुंचा है, यानी मशीन के एक और हिस्से को काम में लाया जा सकता है। तो मुझे पकड़ने के लिए धीरे धीरे उस मशीन के पुर्जों के अंदर से लाशें निकलने लगी थी, भीड़ बनाने लगी थी जो लिफ्ट के करीब आ रही। मैंने राइफल से गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। अब तो मैं बचना चाहता था, पहले मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब मैं गोलियां चलाए जा रहा। लेकिन जो पहले से मरा हो उसे नुकसान कैसे पहुंचाओगे? उन्हें मैं खदेड़ जरूर पा रहा, लेकिन इतना जान गया था मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, गोलियां खत्म हो जाएंगी और ये लाशें हैं। अगर किसी के कंधे को उड़ा दो, बाजू फिर भी काम करती रहती है, और बाजू अपना अलग से चलने लगती है, पकड़ने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद डिंग की वो आवाज़ आई थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे और मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। गोलियां चलाता जा रहा उन्हें दूर करने के लिए, और अचानक वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर लिफ्ट और नीचे जाने लगी और मैंने अपने सर को पकड़ लिया। खुशी कुछ ही पल की थी, इसके बाद कुछ ऐसा नजर आएगा जो इससे भी ज़्यादा भयानक होगा, इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। मैं और नीचे जा रहा था, और कितना नीचे और क्या है? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन मैं इतना जानता था यहां से जिंदा शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। बैठ चुका था आईने के साथ सटकर, इंतजार करता रहा। लिफ्ट नीचे जाती रही, वो लिफ्ट घंटों नीचे जाती रही, दरवाज़ा खुला ही नहीं। वो लिफ्ट जाती रही और मैं उन दरवाज़ों की तरफ ताके जा रहा था। अचानक डिंग की आवाज़ ने मेरी आंखें खोलकर रख दी। मैं बंदूक को आगे ताने हुए जानता था गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे दिखाना तो था ना कि अभी मैं लड़ सकता हूं। बिना लड़े मरना कायरों की मौत होती है,
लड़ते हुए अगर आप मरे तो आप शहीद कहलाए जाते हैं। मैं लड़ते हुए मरना चाहता था और जानता था मौत तो तय है। जब लिफ्ट के वो दरवाजे खुले थे, मुझे सामने जंगल नजर आया था। बाहर ऊपर की तरफ देखा मैंने, आसमान दिख रहा था, नीचे जमीन थी, वही जगह जहां पर वो लिफ्ट थी। मैं हक्का बक्का बाहर की तरफ भागा, बिना ये सोचे लिफ्ट तो नीचे जा रही थी ना, मैं ऊपर कैसे आ गया। मैं हैरानी से चारों तरफ देख रहा। मुझे वो बड़ी बड़ी घास नजर आ रही, पेड़ नजर आ रहे, और मुझे लगा मैं बच गया। तभी मुझे मेरे कंधे पर सरकता हुआ कुछ नजर आया था। वो कटी हुई बाजू जो एक आदमी के कंधे को उड़ाकर मैंने बनाई थी, वो बाजू मेरा पीछा कर रही थी। लिफ्ट के अंदर वो बाजू कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो हाथ मेरे कंधे पर, मेरे कंधे को दबोचने की कोशिश कर रहा। उस हाथ को पकड़कर मैंने एक तरफ फेंका था। पीछे मुड़कर जब मैंने देखा, पीछे कोई लिफ्ट नहीं थी, जमीन थी, साधारण जमीन। वो लिफ्ट गायब हो चुकी थी, लेकिन वो हाथ का टुकड़ा मेरा पीछा कर रहा, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। मैं उस घास से बाहर की तरफ निकला। जो सामान था मेरे पास, मैं उसे वहीं पर फेंक कर भागे जा रहा। और उस जंगल से जब मैं बाहर निकला था, लोगों को देखने के बाद मुझे मेरा रोना रोके नहीं रुक रहा था। रोता गया, मैं गिड़गिड़ाता गया। मैं वो बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे सदमा लगा था। और जब मैं अस्पताल पहुंचा था, मैं अपनी ये कहानी किसी को बताना तक नहीं चाहता था। ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि किसी खास को ही सच्चाई बतानी है, तब तक अपने अंदर ही रखनी है। ऐसा ना हो आपकी जानकारी का इस्तेमाल कोई दुश्मन करे। तो मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन ये बताने लायक चीज थे भी नहीं। लिफ्ट गायब कैसे हुई, उसने मेरे दिमाग को चकरा कर रख दिया था। घर आने के बाद मेरा स्वभाव बदला हुआ था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अपने बच्चों को मैंने इसके बारे में बताया, अपनी बीवी को मैंने इसके बारे में बताया। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने अपने साथी, दोस्त, रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर्स, उनसे भी बात की। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने उस जगह को ढूंढने की दोबारा भी कोशिश की थी, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाया। ऐसी कोई जगह वहां पर नहीं थी जहां बड़ी बड़ी घास उगी हो, बड़े बड़े मशरूम लगे हों, और एक लिफ्ट जो जंगल के बीच में है। कौन इस पर यकीन करेगा। और मुझे पागल सब कहने लगे। मुझे भी लगने लगा मेरे दिमाग में कुछ तो है। मुझे शायद वो सब भ्रम हुए होंगे। लगभग 6 महीने मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा था, और अंत में निष्कर्ष यही निकला था, ये सब मेरे दिमाग की उपज थी। मुझे शायद वहां किसी कीड़े ने काटा होगा, और वो सब सपना था, एक भयानक सपना। लेकिन कैसे बताऊं, मुझे वो कटी हुई बाजू कभी कभी छत पर नजर आती है। वो हाथ कभी कभी मुझे मेरी नाली के बीच सरकता हुआ दिखता है। मैं किसी को बताता हूं, वो हाथ इतने में वहां से निकल जाता है। लेकिन मैं किसी को यकीन दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं। अपने भरोसे के लिए मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची थी। वो भ्रम नहीं, सच्चाई थी। लेकिन बाकियों का कहना, शायद मैंने अपने झूठ को सच बताने के लिए नकली हाथ छिपाया होगा घास में या नाली में। लेकिन अब तो मेरे पास सबूत भी था। अगर मैं पागल हूं तो ये सबूत तो होने नहीं चाहिए थे। मैं किसे बताऊं, वो सच था, मेरे साथ घटी वो सच्चाई। और आखिर जमीन में वो बड़ी मशीन क्या थी। अगर सब कुछ सच है तो वो क्या था, क्या कोई बता सकता है?